स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना स्टोही और खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर हरिद्वार में आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। संबोधन भी उन्होंने किया है। आपदा पूर्व तैयारी और चेतावनी प्रणाली को लेकर इस दौरान इस वर्कशॉप में मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण 1 दिवसीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान आपदा पूर्व तैयारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ ही सामुदायिक सहभागिता को लेकर भी मंथन हुआ है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि इस कार्यशाला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान सहयोग और साझेदारी को भी मजबूत बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि इस कार्यशाला से मिले सुझाव उत्तराखंड समेत संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों के लिए परफेक्ट होंगे। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के चलते प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना और बहुत ज्यादा बारिश होना, हिमस्खलन होना, इसको लेकर चर्चा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका दुष्प्रभाव वैज्ञानिक की नजर से समयबद्ध तैयारी और सामूहिक प्रयासों से कम किया जा सकता है। प्रवेश राय रुड़की से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रवेश, आपदा पूर्व तैयारी और चेतावनी प्रणाली को लेकर मंथन हुआ है, वर्कशॉप का आयोजन हुआ, वर्चुअली मुख्यमंत्री जुड़े, क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा गया कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा था, लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब होने के बाद मुख्यमंत्री रुड़की नहीं आ सके और वर्चुअली मीटिंग के माध्यम से उन्होंने बैठक ली। वर्चुअली के माध्यम से बैठक लेने के बाद आईआईटी रुड़की में जिस तरीके से देखा गया कि बीते समय कुछ समय पहले ही जब उत्तराखंड में प्रकोप आया था, लगातार देखा गया था कि बारिश का वो सावन का महीना था, जिस मौसम में लगातार हिमस्खलन होता गया और हर जगह उत्तरकाशी से लेकर चमोली तक लगातार जब वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे जब पहाड़ टूटने लगे और लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे थे, गंगोत्री में भी लगातार इस तरीके की धराली में आपदा आई, तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल वर्चुअली के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा न्यूनीकरण किया जाए, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए, कोई ऐसी मशीन हो जो ये सब होने से पहले ही या कोई भी आपदा आने से पहले ही इस तरीके का कोई ऐसा मीटर या ट्रांसमीटर की तरह की कोई भी एक उपकरण हो जो पहले ही बता सके। जिसको देखते साफ तौर से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को लेकर के कितने चिंतित हैं। लगातार जिस तरीके से देखा गया कि जब इस तरीके की आपदा आई थी तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरे भी कर रहे थे। अब बीते दिनों में जब आईआईटी रुड़की में वर्चुअली के माध्यम से उन्होंने जुड़ने के बाद साफ तौर से कहा कि कुछ ऐसा उपकरण न्यूनीकरण बनाया जाए, तो साफ तौर से पता चलता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं और लगातार उनका इस तरीके से कोई भी ऐसी घटना होने से पहले इस तरीके का इक्विपमेंट बनवाना ये भी एक काफी बड़ी पहल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आईआईटी रुड़की ने कई ऐसे न्यूनीकरण भी किए हैं जो अभी उत्तराखंड को के लिए सामान्य पैदा हो रहे हैं, जो कि देखा जा रहा है कि जो काफी अच्छे रूप से भी काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जब ऐसा कोई उपकरण तैयार होकर के आएगा तो उत्तराखंड को कितना लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रवेश, और अभी तक जो भी प्रयास किए गए इस दिशा में आईआईटी रुड़की की ओर से, उसकी भी सराहना मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से पहले किस तरह से तैयारी की जा सकती है, उससे रिलेटेड जो भी अभी तक आईआईटी रुड़की ने प्रयास किए हैं, उसको लेकर और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा कि आईआईटी रुड़की की एक लगातार जो पहल है और लगातार जिस तरीके से एक नए इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। धराली में देखा गया था कि जब वहाँ पर जब भूस्खलन आया था तो लोग उसके नीचे दब गए थे, तो वहाँ पे एक ट्रांसमीटर का जो उपयोग हो रहा था, उससे ये पता चल रहा था कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं वो लोग जीवित हैं या मृत्यु हो चुके हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि उससे सांस का जो है वो व्यक्ति सांस लेने के उससे ऑक्सीजन की उससे पता लगा रही थी वो मशीन की किस तरीके से व्यक्ति को जीवित है या मर चुके हैं। तो उसी को देखते हुए जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की से पहल करी है कि कुछ ऐसे उपकरण मंगाए जाए जो कि भूस्खलन आने से पहले या कोई भी आपदा आने से पहले प्रदेश के यानी कि कहा कोई भी एक अलर्ट रूम हो जहाँ पे पता चल सके कि इस तरीके का कुछ भी है। तो लगातार इस तरीके से की जो पहल है वो आईआईटी रुड़की लगातार चर्चाओं में भी रहता है इस तरीके के नए नए न्यूनीकरण करने के लिए। और लगातार ये भी देखा जाता है कि आईआईटी रुड़की में बैठकें होती रहती हैं, जो ऐसे जो लोग हैं या वहाँ पे प्रोफेसर भी लगातार इस तरीके से जब देखा गया था कि जब वहाँ पर धराली में ये आपदा आई थी, उसके बाद जब ऊपर वहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो ऊपर जहाँ से भी ये आपदा आई थी, जो क्षेत्र थे पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां से रुड़की से जो प्रोफेसर थे वो लोग भी गए थे वहां पर जांच
बात करने के लिए, देखने के लिए कि किस वजह से ये सब हुआ था। तो ये जो लगातार आईआईटी रुड़की का देखा जाता है कि आईआईटी रुड़की काफी चर्चाओं में भी रहता है जैसे कामों को लेकर के। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहल की है या नहीं की, जो मांग की है कि प्रदेश को कुछ ऐसा उपकरण या फिर कोई ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जाए, तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आईआईटी रुड़की किस तरीके की ऐसी मशीनें लाएगा या कितना वक्त लगता है ऐसी मशीन बनाना। तो एक काफी बड़ी बात होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई मशीन बनकर तैयार हो जाती है तो ये काफी बड़ी और अच्छी पहल मानी जाएगी प्रदेश के लिए। और लगातार ये भी देखने को मिलेगा हम लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। रुड़की में नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया है। कोर यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैंपियनशिप का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी की ओर से कहा गया है कि बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में अनोखा बदलाव आया है। ये दशक भारतीय खेलों का गोल्डन चैप्टर बन चुका है। ये प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का भी उत्सव है, जो कि हर बाधा को चुनौती में और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। उन्होंने कहा कि पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों की भी सफलता को अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया है। तो वर्चुअली इस चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री की ओर से शुभारंभ किया गया है और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया है। प्रवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रवेश, चैंपियनशिप की क्या खासियत रही और मुख्यमंत्री ने जब खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया उस दौरान क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया और साथ में कहां-कहां से खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए? बीते दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की में पूरे दिन का एक दिवसीय दौरा था, जिसमें ये पैरालंपिक के जो ओपनिंग थी ये भी की जानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम के चलते नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से जिस भी कार्यक्रम में शिरकत करना था वर्चुअली के माध्यम से शिरकत की। तो लगभग ये 3:20 पे जो कोर यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो कुछ समय देरी होने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि लगभग 4 बजे के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली के माध्यम से वहाँ पे पैरालंपिक की ओपनिंग करी और साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से देखा गया कि भारत पिछले कुछ समय में ओलंपिक कहें या अन्य कोई बड़े खेल कहें, वहाँ पर लगातार जो है गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल के कांस्य पदक की लगातार जो है अच्छे तौर से लेकर आ रहा है। और लगातार जैसे देखा जा रहा है कि बीते समय में कम आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जो लोग हैं वो और लोगों के खेलों के प्रति संभावना और सराहना की जा रही है। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी बताया कि ओपनिंग करते हुए बताया कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल होगी। राष्ट्रीय तौर पर ये प्रतियोगिता हो रही है और पूरे कहीं ना कहीं देश से लोग खेलने के लिए यहाँ पे जुड़ेंगे। लगभग 300 से 400 ऐसे खिलाड़ी हैं जो और भी खेल हैं उनमें खेलेंगे। और देखना होगा कि अब इस तरीके से जो पहल है ये लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय में ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जो पहल है कितनी कारगर साबित होती है। और उन्होंने साफ तौर से बताया कि जब बीते समय में ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पे भारत ने गोल्ड भी ज्यादा लाया था और सिल्वर मेडल भी ज्यादा लाया था। तो साफ तौर से उन्होंने ये बताया कि अब आगे आने वाले समय में इस तरीके से अगर प्रदेश में लगातार जो खेलों की सराहना होती रही या बड़े लोग मुख्यमंत्री की ओर से या किसी भी कैबिनेट मंत्री की ओर से अगर इसी तरीके से खेलों को लगातार सराहना करते चले गए, लोग कहीं ना कहीं समर्थन अगर करते रहेंगे, तो ये जो बच्चे हैं जो लगातार जूझते रहते हैं अपनी परेशानियों से, तो ये जो बच्चे हैं ये उभर कर सामने आएंगे और कहीं ना कहीं जो देश के लिए पदक ज्यादा लाने में कारगर साबित होंगे। बिल्कुल प्रवेश, इसके साथ ही सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों का फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए? क्या किसी तरह की कोई योजना संचालित हो रही है? जी बिल्कुल, ये एक खेल योजना जो है इस तरीके से लाई गई है प्रदेश में। जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जो बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो खेल मंत्री हैं उनको साफ तौर से निर्देशन दिए गए थे बीते कुछ समय पहले। तो उसको देखते हुए एक योजना आई थी कि जिसमें जो बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे तो उन लोगों का बच्चों का खर्चा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे खेल रहे हैं उन लोगों को प्रति माह एक शुल्क प्रदान किया जाएगा। उस शुल्क लगभग 1500 से 2000 या 3000 रुपए के आसपास के रखा गया था। तो उसमें ये भी देखने को मिला कि जो बच्चे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं खुश नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में इस तरीके की पहली बार कोई योजना आई है जो बच्चों को खेलने पर इतना ध्यान दे रही है। तो जो बच्चे हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस बार कहीं ना कहीं लगातार जो है बच्चों के समर्थन में उतरी हुई है। और जो देश है वो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से प्रदेश में अगर इस तरह की भाजपा कारगर साबित होती रही, तो जब देश में आगे आने वाले समय में बड़े बड़े खेल होंगे, ओलंपिक कहें या पैरालंपिक कहें, तो वहाँ जो देखने को मिलेगा, जब भारत पदक ज्यादा लाएगा तो कहीं ना कहीं जब और अन्य देशों में भारत की सराहना होगी, तो ये काफी एक अच्छी पहल मानी जा रही है।
क्या कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का भी जिक्र यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से और मदद की जाएगी, या कोई इस तरह की सरकार की कोई पाइपलाइन में योजना है? जी बिल्कुल, अभी इस तरीके की कोई योजना नहीं आई है, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं उन लोगों को, बच्चों को लगातार साफ तौर से कह दिया गया था कि जहाँ पे भी आप खेल रहे हैं इस तरीके का कोई भी, अगर आपका वैलिड है कि आप खेलते हैं तो उस तरीके का कोई भी पास या फिर अन्य रूप से जमा करवाएं, और साफ तौर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कहा गया था कि आप इस पर जमा करवाएं, यानी कि कोई अवैध रूप से इन बच्चों, अवैध रूप से इनका योजनाओं का लाभ ना ले सके। जो वैध जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए योजना लाई गई है। जो खेलेंगे उन लोगों को साफ तौर से धामी सरकार यानी कि भाजपा सरकार सराहना कर रही है, और लगातार इस तरीके से देखा गया है। अभी आगे आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरीके से लगातार सरकार बच्चों के लिए अहम फैसले लेती रही तो देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर खेल को और ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब ऊपर लेकर जाएंगे तो प्रदेश का भी नाम होगा, साथ ही साथ जब प्रदेश में जो अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं देश में भी अच्छा करेंगे। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी नई योजना भी, और भी कोई योजना आती है या इसी योजना के तहत जो है लगातार बच्चों की समर्थन में खड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुलाकात की है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने मंत्री जोशी का आभार जताया है। 10 साल की सेवा वाले कर्मियों को लाभ मिला है समान कार्य और समान वेतन का। इसी को लेकर उपनल कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात की है। पदाधिकारियों को भी मिठाई खिलाई गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी से, जिनसे मुलाकात उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से की गई है। पदाधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके कैंप कार्यालय में ये मुलाकात हुई है, जहां 10 साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिए जाने पर महासंघ की ओर से मंत्री गणेश जोशी का आभार जताया गया। इस मौके पर मंत्री ने पदाधिकारियों को मिठाई खिलाई, बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं महासंघ के पदाधिकारियों ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि मंत्री गणेश जोशी की लगातार कोशिशें और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के चलते कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहयोगियों का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आगे भी अलग अलग चरणों के माध्यम से उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी, जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। इनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे। इनकी वही गाइड मांग थी। फेस वाइज हम सब कुछ समायोजित करेंगे। फिलहाल लगभग 7-4,500 कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से महिलाओं के संबंध में दिए गए बयान को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा और ऐसी सोच देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। प्रदेश की छवि को ऐसे बयान धूमिल करते हैं। अजय टम्टा ने कहा कि उन्होंने संबंधित वीडियो देखा है और उसमें कही गई जो बातें हैं किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। अजय टम्टा ने कहा कि गिरधारी लाल साहू ना तो बीजेपी के सदस्य हैं और ना ही उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए उनके बयान को पार्टी से जोड़कर देखना भी उचित नहीं है। उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है और कहा कि ये क्षेत्र हमेशा अपने संस्कारों और मर्यादा के लिए जाना गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पूरे क्षेत्र और प्रदेश की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। अजय टम्टा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता भी है। देखिए, मुझे इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है कि मेरे भी आपके इस माध्यम से वीडियो देखा है और मुझे लगता है कि जो बोला गया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि से ऐसी आवाज़ नहीं जा सकती, वॉइस नहीं जा सकती और मेरी जानकारी में है कि वो पार्टी के व्यक्ति भी नहीं है और पार्टी के ही नहीं है, वो इस प्रदेश के भी नहीं है। और जब इस प्रदेश के और इस पार्टी के नहीं है तो उनके बयान को इस प्रदेश से कृपया करके ना जोड़ा जाए। ये देवभूमि है।
वहीं नैनीताल के भवाली नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे इन दिनों अपनी जनसेवा और सामाजिक कार्यों के चलते इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो न केवल व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बल्कि आम जनता के लिए भी एक मददगार के रूप में उभरकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि नरेश पांडे पिछले लंबे समय से पूरे इलाके में गरीब और असहाय लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। चाहे किसी बीमार का इलाज करवाना हो, किसी गरीब परिवार की आर्थिक सहायता करनी हो या फिर सामाजिक आयोजनों में सहयोग देना हो, नरेश पांडे हर जगह तत्परता से खड़े हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि वो बिना किसी प्रचार प्रसार के ही लगातार सेवा का काम करते रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने व्यापारियों के हितों की रक्षा की है। इसके साथ ही नगर की व्यवस्थाओं को भी सुधारने में प्रशासन का सहयोग किया है। नरेश पांडे के इन प्रयासों की नगर के सामाजिक संगठन और स्थानीय व्यापारी सराहना कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर हर जनप्रतिनिधि इसी तरीके से सेवा भाव से काम करता तो समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। बहुत लंबे समय से मैं एक सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। कोविड से लगातार मैं लोगों की सेवा में लगा हूँ। उससे पहले भी मैं छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में लगे रहता था, मगर कोविड जब हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी है, उस वक्त आप देख रहे थे लोगों की जीविका चलाने के कोई साधन नहीं थे, प्राइवेट जॉब सब छूट चुकी थी। तो उस टाइम में मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ के लोगों की मदद की जाए। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जिनका इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे मिला। तो लगातार मैंने सामाजिक कार्यों में मैं जुड़ा रहा। उसके बाद कोविड खत्म होने के बाद मैंने देखा लोग बहुत परेशान थे, उसके बाद भी लोगों के पास कुछ ऐसी आमदनी है, कुछ ऐसे खर्च, क्योंकि आज आपको पता है 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, मेडिकल भी होती है, सब चीज़। तो मैंने उसमें एक हाथ उनके संग मैंने हाथ बढ़ाया कि मैं आप लोगों की मदद करूं। वहीं चंपावत में 237 करोड़ की लागत से बन रहे राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और जिलाधिकारी की ओर से निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में ही होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने लगभग तैयार हो चुके सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी निरीक्षण किया है और अभ्यास कर रही महिला खिलाड़ियों से भी उन्होंने बातचीत की है, उनका जोश बढ़ाया है। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल मंत्री को गुलदस्ता भेंट किया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि लोहाघाट का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए खेलों का पावर हाउस बनेगा और इससे प्रदेश की बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रदेश का नाम वो रोशन करेंगी। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, देरी या फिर क्वालिटी में किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि अपने प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, इसकी परिकल्पना पहले कभी दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आज धरातल पे हम सब लोग उतरते हुए देख रहे हैं। ये धामी जी की सोच का जो है वो किस प्रकार से धरातल में हम लोग होते हुए देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपने हमने यहाँ पर देखा है। ये स्टेट के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्पोर्ट्स करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोहाघाट क्षेत्र में एक 256 करोड़ से अधिक धनराशि के साथ में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। बोर्ड की इस बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की है। इस मौके पर HRDA की उपाध्यक्ष सोनिका समेत प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में पिछली बैठक के प्रस्तावों की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछली बैठक में जिन कार्यों को लेकर रिकमेंडेशन दी गई थी, उनमें से ज्यादातर कामों को शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो काम शासन स्तर पर प्रेषित किए गए थे वो अभी भी लंबित हैं। इसके लिए भी रिमाइंडर भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बोर्ड की मीटिंग में मास्टर प्लान को लेकर काफी विचार मंथन हुआ है। उन्होंने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार के मास्टर प्लान को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन किया जाए। इसके साथ ही मास्टर प्लान में उसी अनुरूप व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उसमें जो जो भी निर्णय लिए गए थे उसकी सबकी कंप्लायंस देखी गई और ऑलमोस्ट 90% जो पिछली बोर्ड बैठक में निर्णय लिए गए थे उसकी कंप्लायंसेस हो गई हैं। कुछ प्रकरण शासन को संदर्भित किए गए थे, लेकिन उसमें अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो आज मैंने यही VC साहब से अनुरोध किया है, एक रिमाइंडर भी शासन को भेजें कि जो प्रकरण शासन स्तर में लंबित रह गए हैं पुरानी बोर्ड बैठक के, उसका निस्तारण किया जाए।
वहीं यातायात के दबाव को कम करने और आमजन की आवाजाही को सही बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में विकास नगर के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले बल्लूपुर पावंटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ चला है। आपको बता दें कि करीब 1650 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है और इस 44 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि इसमें से 25 किलोमीटर मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें वन क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल का भी निर्माण हो रहा है, जो कि दोनों राज्यों के बीच आवागमन आसान बनाएगा। और इस दौरान झाझरा मार्ग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर भी समीक्षा की गई है। हाईवे का किलोमीटर 4 से लेके 32 किलोमीटर तक का सेक्शन पूरा हो चुका है। कुल्हाल से लेके झाझरा चौक तक का उसी पे टोल चालू करा गया है। और झाझरा चौक से आगे बल्लूपुर का जो सेक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा डी नोटिफाई कर दिया है। वो नेशनल हाईवे नहीं है, उस पर कोई भी टोल कलेक्ट नहीं किया जाएगा। टोल चालू होने के साथ साथ जो हमने जैसे आपको बताया कि जो फैसिलिटीज़ हैं ये रोड यूजर्स हो उसका प्रोविजन भी शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग व्हीकल अभी आपने देखे भी थे हाईवे में प्रोवाइड करेगा। बाजपुर में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे ने जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था, उस जमीन के साथ 10 एकड़ सीलिंग की जमीन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा निवासी ने भी गदरपुर विधायक और उनके भाई पर उनकी जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद विधायक अरविंद पांडे ने भी जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें विवादित भूमि के साथ ही करीब 10 एकड़ जमीन पर 25 नवंबर को सीलिंग होना पाया गया। इसके चलते एसडीएम ने तहसीलदार और पुलिस टीम के साथ सीलिंग की और भूमि को नोटिस चस्पा करके कब्जे में ले लिया। एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जमीन अब आधिकारिक रूप से राज्य सरकार की संपत्ति है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी महोदय के माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ग्राम बिचपुरी और ग्राम गुमसानी में 64 बीघा भूमि जो है वो अतिरिक्त भूमि घोषित की गई है। उसी पर आज कब्जा दखल की कार्रवाई गतिमान। मूल वाद था ये महेंद्र कौर बनाम उत्तराखंड सरकार, ये वाद दायर हुआ था। 1974-75 से जब सीलिंग आया था, सीलिंग अधिनियम जब आया था तभी से ये वाद गतिमान था। चलिए इसके साथ देवभूमि में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।